हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब बिहार पीसीएसजी के एग्ज़ाम को कोई बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है और जो भी वक्त आपके पास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करें और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपके लिए संभव हो सके जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या अदर स्टेट लाइक आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और बिहार तो आपका है ही, तो कम से कम इन तीन स्टेट्स के PYQ जिनका एक कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को किसी दूसरे तरीके से आपसे पूछा भी जा सके। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए आज की क्लास में मैं रवि झा आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। आमतौर पे इसके अंदर लगभग आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि एक वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन कर पाना कई बार थोड़ा सा असंभव हो जाता है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में लेकर आएंगे। पार्ट 1 में इक्विटी के 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। फिर पार्ट 2 में 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी बिहार के माइनर एक्ट हैं, अगर आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ PYQ को भी सॉल्व कर लेते हैं तो जहां तक मेरी कैलकुलेशन है या अनुमान है, आपका कम से कम 70% काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग आज की अपने इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सबसे पहला सवाल निकल कर आ रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो इक्विटी का सिद्धांत नहीं है। फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सही विकल्प हमें इक्वालिटी नज़र आता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं तो ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी रिफर्स टू ट्रीटिंग पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस सिमिलरली। और ये अपने आप को क्या कहता है, ये अपने आप में एक प्रकार की फेयरनेसनेस होती है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आपका पूछा गया है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग डिसीजन विदाउट बायस और फेवरेटिज्म। और आमतौर पे ये बात करता है आपके इम्पार्शियलिटी के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स द पनिशमेंट और रिवार्ड बीइंग प्रोपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस और द मेरिट ऑफ द अचीवमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है आमतौर पे प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लीगल सिस्टम। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका सही जवाब आपको इम्पार्शियलिटी के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको इक्वालिटी के रूप में नज़र आएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ करेक्टिव जस्टिस। और जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में नज़र आता है। उसके बाद अगला सवाल आता है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटी। और ये अगर हम इसको बात करें तो इसका संबंध आपको इक्वालिटी से देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 9 पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न्ड विद द कंपनसेटिंग विक्टिम्स फॉर हार्म दे हैव सफर्ड। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये बात करता है फेयरनेस के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। और जब हम इसको देखते हैं तो ये आपको इक्वालिटी के रूप में नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं तो ये बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। और ये आपको फेयरनेस के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट द डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और जब हम इसको देखते हैं तो ये आपको इम्पार्शियलिटी के रूप में नज़र आता है। उसके बाद सवाल नंबर 13 आपका बात करता है
कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव जस्टिस। तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के रूप में। उसके बाद सवाल नंबर 14 आपका बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, और ये बात करता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पनिशमेंट फिट्स द क्राइम, तो जब हम इसको देखते हैं तो ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में नज़र आता है। उसके बाद अगला सवाल आता है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप, तो जब हम इसको देखते हैं तो ये भी आपको इम्पार्शियलिटी के रूप में ही नज़र आता है। उसके बाद सवाल नंबर 17 आपका बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजरल जस्टिस, और जब हम इसको देखते हैं तो ये आपको फेयरनेस के रूप में नज़र आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 18 की बात करते हैं तो विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पीपल आर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और अगर हम इसको देखें तो ये आपको फेयरनेस के रूप में नज़र आएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और दी अचीवमेंट, और ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में दिखता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब इसको देखते हैं तो ये बात करता है आपके इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं तो ये बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू ट्रीटिंग पीपल फेयरली एंड इम्पार्शियलिटी, और जब इसको देखते हैं तो ये बात करता है आपके फेयरनेस के बारे में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, और ये आपको देखने को मिलता है इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू कंपनसेटिंग दोज हु हैव बीन रॉन्ग्ड और हार्म्ड, तो ये आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के रूप में। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू ट्रीटिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, और ये आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग डिसीजन विदाउट बायस और द फेवरेटिज्म, और जब हम इसको देखते हैं तो ये भी आपको इम्पार्शियलिटी के कंटेक्स्ट में ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, और ये आपको इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो ये आपको समानता के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पनिशमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सेवरिटी ऑफ द ऑफेंस, तो ये आपको देखने को मिलता है आमतौर पे आपके प्रोपोर्शनैलिटी के ही कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और ये आपको देखने को मिलता है इम्पार्शियलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस, और ये आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद ट्रीटिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड्स, और ये आपका बात करता है फेयरनेस के बारे में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद ट्रीटिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और दी अचीवमेंट, और ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद दी करेक्टिव जस्टिस, तो ये आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं तो विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस, और ये बात करता है आमतौर पे आपके फेयरनेस के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, और ये आपको देखने को मिलता है
प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात करता है आपका इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजरल जस्टिस, और ये आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के रूप में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पीपल आर ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और जब हम इसको देखते हैं तो ये भी बात करता है आपके फेयरनेस के ही बारे में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और देयर अचीवमेंट। तो आमतौर पे ये सवाल आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बात करता है आपके इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट एवरीवन ट्रीटेड एज एन इक्वल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो ये आपको इक्वालिटी के रूप में ही नजर आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 42 आपसे बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम रिकोर्स एंड द अपॉर्चुनिटीज, तो ये बात करता है इक्वालिटी के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट दोज हु आर मोर एडवांटेज कंट्रीब्यूट मोर सोसाइटी, तो ये आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, तो ये आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट दोज हु हैव बीन रॉन्ग्ड और हार्म्ड रिसीव कंपनसेशन और दी रिड्रेस, तो ये आपको देखने को मिलता है फेयरनेस के कंटेक्स्ट में। उसके बाद सवाल नंबर 46 आपसे बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद द इंश्योरिंग दैट डिसीजंस आर मेड इन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर, तो ये बात करता है आपका इम्पार्शियलिटी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद सवाल नंबर 47 आपसे बात करता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया rather than पर्सनल बायस और ओपिनियन, और ये आपको देखने को मिलता है इम्पार्शियलिटी के रूप में। और आखिरी सवाल है आपका कि विच प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पनिशमेंट इज नॉट एक्सेसिवली हार्श और दी सीवियर, और ये आपको देखने को मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के कंटेक्स्ट में। तो ये आपके जो क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा, एज वी ऑल नो कि आपके बिहार में जो टोटल पेपर्स की संख्या है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उनकी संख्या है आपकी टोटल 18 में एक पेपर आपको इक्विटी का भी देखने को मिलता है, एक पेपर आपको ट्रस्ट का भी देखने को मिलता है। जैसा कि आपने जब इस स्लाइड को देखा होगा या इस पीडीएफ को देखा होगा, तो इवन दो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए हैं, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके उत्तर को देखते हैं तो 90% केसेस में आपको लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने भी माइनर एक्ट के पीवाईक्यू हैं, कम से कम इनको तो आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि जब आप इनको देखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको लगभग सभी सवाल एक जैसे ही नज़र आएंगे, और जब सवाल एक जैसे नज़र आएंगे तो कहीं पर आपको फेयरनेस पे टिक करना है, आप इम्पार्शियलिटी या इक्वालिटी पे कराएंगे, कहीं आपको प्रोपोर्शनैलिटी पे टिक करना है तो आप इम्पार्शियलिटी या इक्वालिटी पे टिक कराएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ इसी के दूसरे सेगमेंट में मुलाकात होगी, जहाँ पर इक्विटी के जो बाकी के आपके 52 सेक्शंस है, या माफ़ कीजिएगा सेक्शंस बोल दिया, जो 52 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।